तो आइए बात करते हैं भारतीय संविधान की। तो बच्चों, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यह भारत के संविधान की कवर बुक है। आप देख सकते हैं कि इस कवर बुक को कैसे डेकोरेट किया गया है, क्या पैटर्न्स यूज़ किए गए हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान हाथों से लिखा गया था? इसका मतलब ये हैंड रिटन है। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखा गया था और आज जो इसकी फर्स्ट कॉपी है वे इंडियन पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखी गई है। इसे हीलियम गैस के एक केस में रखा गया है ताकि इसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाए। अब हम बात करते हैं भारत के संविधान की। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि स्क्रीन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना दिया गया है। इसे हम प्रीएम्बल भी कहते हैं। प्रस्तावना किसी भी संविधान का इंट्रोडक्शन होता है। उसमें ये लिखा गया होता है कि कोई भी संविधान किस सिद्धांतों के बेसिस पे लिखा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी यही लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान के आधार पर भारत एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है और देश में सभी को स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं कि यह पिक्चर उन लोगों को दिखाती है जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। इस पूरे समूह को संविधान सभा कहते हैं। संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत किसी भी लोकतांत्रिक देश में होती है। हो सकता है कोई गैर लोकतांत्रिक देश में संविधान हो, परंतु किसी भी लोकतांत्रिक देश में संविधान होना अनिवार्य होता है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि किसी भी देश में संविधान की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहला कारण है कि संविधान वह दस्तावेज होता है जिन पर उन आदर्शों को लिखा जाता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश में कई तरह के लोग रहते हैं। उनकी धार्मिक आस्थाएं अलग अलग हैं, उनके रहने का तरीका अलग अलग है, उनका खाने पीने का तरीका अलग अलग है। परंतु इन सब विभिन्नताओं के बाद भी अगर हम भारतीय गणराज्य की बात करें तो सारे लोग एक साथ साझेदारी के साथ रहते हैं और यह इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि संविधान में उन आदर्शों को लिखा जाता है जिन पर एक साझेदारी से फैसला लिया गया है। तो आइए चर्चा करते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल में 1990 में एक संविधान बना और 2015 में फिर से एक संविधान बनाया गया। अब हम सोच सकते हैं कि नेपाल को इन दो संविधानों की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब 1990 में संविधान बन चुका था तो 2015 में दोबारा से संविधान क्यों बनाया गया। 1990 में जब नेपाल में संविधान बना तो उसमें लिखा गया था कि राजा ही फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रखेगा। इसका मतलब है कि जो लास्टली निर्णय लिया जाएगा किसी भी मुद्दे पर वो राजा के पास ही रहेगा। अब आप सोच सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश का यह सिद्धांत नहीं हो सकता कि किसी एक इंसान के पास इतनी पावर हो कि वो फाइनल डिसीजन ले। इसीलिए 2015 में फिर से संविधान बनाया गया। एक बहुत लंबे आंदोलन के बाद 2007 में नेपाल को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया और संविधान को बनने में 2007 से 2015 का समय लगा। इस बीच नेपाल में एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन मतलब अंतरिम संविधान लागू किया गया जो कि एक छोटे समय के लिए था। चलिए बात करते हैं दूसरे कारण की कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दूसरा कारण है कि संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की राजनीतिक व्यवस्था को तय किया जाता है। अब हम समझ सकते हैं कि संविधान में यह लिखा जाता है कि देश की राजनीति कैसे चलेगी, कैसे लीडर्स का चुनाव होगा, लोगों की, नागरिकों के क्या अधिकार रहेंगे और नेताओं का क्या अधिकार पावर रहेगी और वे कैसे अपने अधिकारों का ग्रहण करते हुए डिसीजंस लेंगे। फिर हम बात करेंगे कि कैसे संविधान अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के दबदबे पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान में यह भी लिखा गया है कि कोई भी समूह जो बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय को नहीं दबा सकता,
ताकतवर समूह किसी भी दूसरे या कम ताकतवर समूह को अपनी ताकत का इस्तेमाल करके नहीं डरा सकता। तो यह भी कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का एक मुख्य कार्य है। अब हम बात करेंगे नागरिकों को कैसे उनके गलत फैसलों से संविधान बचा सकता है। आप सोच सकते हैं कि नागरिक भी कई बार गलत फैसले ले लेते हैं। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कई बार हम लोग गलत फैसले ले लेते हैं और उसके बाद हम उस फैसले पर रिग्रेट करते हैं। तो ऐसे ही फैसले लेने से कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान हमें बचाता है। संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से रोकता है जिनसे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है जिनमें देश आस्था रखता है। अगर हम एक उदाहरण लें तो जब भी हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो हम ये सोचते हैं कि लोकतंत्र में कितना पार्टी पॉलिटिक्स है, और हम ये सोच लेते हैं कि क्या होता अगर हमारे देश में तानाशाही होती, राजशाही होती, और अच्छा होता कि तानाशाह होता और वह लोकतांत्रिक जो हमारा देश की व्यवस्था है उसको अच्छे से संभाल पाता। क्योंकि तानाशाह जो होते हैं वह अपने आप डिसीजन लेते हैं किसी भी राय के बिना, किसी की भी राय के बिना, और उन्हें हम इलेक्ट नहीं करते हैं। बट अगर हम एक लॉन्ग रन में देखें, एक लंबे समय तक देखें, तो तानाशाही धीरे धीरे नागरिकों के हितों का हनन करती है। इसीलिए ऐसे डिसीजंस लेने, ऐसे निर्णय लेने से संविधान हमें रोकता है। क्योंकि संविधान में ये सारे सिद्धांत लिखे गए हैं कि हो सकता है लोकतांत्रिक देश में बहुत सारा पार्टी पॉलिटिक्स हो, करप्शन हो, बट नागरिकों को उनके अधिकार व हित भी लोकतंत्र ही प्रदान करता है। आइए अब बात करते हैं भारतीय संविधान सभा की। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था और यह सभा 299 लोगों का समूह था। इन सभी ने बहुत सारे डिबेट, डेलिब्रेशन के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का निर्माण किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद की। आप सभी जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे और ये बहुत बड़े लॉयर थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपना योगदान दिया। संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। हम कह सकते हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट रहे हैं। देखिए अब दूसरी स्लाइड में भीमराव अंबेडकर। आप सभी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर का संविधान को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, अनुसूचित जनजातियों के लिए काम किया और इन्हें हम संविधान का जनक भी कहते हैं। संविधान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे और इन्होंने ही ड्राफ्ट निकाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप सभी जानते हैं इन्हें हम भारत के लौह पुरुष कहते हैं और ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री रहे। उन्होंने स्वतंत्रता के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और भारत के एकीकरण का मार्गदर्शन भी किया। संविधान में उन्होंने मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के विषय में बहुत सारे निर्णय लिए। अब बात करते हैं अबुल कलाम आज़ाद की। आप सभी जानते हैं अबुल कलाम आज़ाद अपने एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं और उनका बर्थडे नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। उनका बर्थडे 11 नवंबर को आता है और इसे हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे और एजुकेशन के फील्ड में इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। अब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। हम सभी जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये संविधान सभा के एक बहुत ही एक्टिव मेंबर थे। इन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले थे, जैसे कि अगर हम बात करें ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, IIT, NIT, और ये अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए भी जाने जाते हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये भारतीय संविधान सभा की महिलाएं थी।
भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। 299 सदस्यों में से 15 महिलाएं थीं और इन महिलाओं ने भारतीय संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय संविधान में कई लोग थे जो अलग अलग समूहों से थे और उन्होंने अपने अपने समूह की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, उनको डिस्कस किया गया, उनके ऊपर डिबेट की गई और फिर निर्णय लिए गए कि कैसे कानून व नियम बनाए जाएंगे। आप देख सकते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो महिलाएं थी उनका नाम मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे अमू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलायुध, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जुबराज मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय और राजकुमारी अमृता कौर।